हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ते हैं अपना लिटरेचर का तीसरा लेसन। क्या नाम है? बस की यात्रा। बस की यात्रा एक व्यंग्यात्मक लेख है जिसमें बस के माध्यम से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर लेखक ने व्यंग किया है अत्यधिक रोचक ढंग से। तो चलिए हम पढ़ते हैं बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते? नहीं, बस डाके न। तो क्या कहते हैं कि उनको अपने सुबह 4 बजे वाली बस उन्होंने पकड़ी, जिसके द्वारा क्या था वो बस जो थी सतना पहुंच जाती थी और वहां सतना से इस बस के पहुंचते ही जबलपुर के लिए ट्रेन मिल जाती थी। तो इस तरह से वो क्या होते, वह सुबह ही जबलपुर अपने घर पहुंच जाते, क्योंकि उनकी जो 5 मित्रों से 2 थे, उन्हें सुबह अपनी ड्यूटी पे भी जाना था, इसलिए उनको समय सुबह पहुंचना जरूरी था। कई लोगों ने कहा कि इस बस से मत जाओ शाम की से, लेकिन उन्होंने कहा क्यों नहीं जाए। मन में सोच रहे थे कि क्या डाकू हैं, लेकिन नहीं। उसने कहा कि नहीं, रास्ते में डाकू नहीं मिलते, ये बस ही डाकिन है। चलिए देखते हैं बस कैसे डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? तो लेखक ने कहा कि बस कैसी होती थी? श्रद्धा हो रही थी, यानी अत्यधिक जर्जर अवस्था में हो रही थी। इस कारण, क्योंकि वो वयोवृद्ध क्या होता है, जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? शिथिल, उनका शरीर उनका शिथिल हो जाता है। और इसी तरह वो बस भी कैसी हो गई थी? अत्यधिक वृद्ध थी, यानी कि जर्जर हो गई थी। ऐसा उसमें बहुत सारे निशान थे, तो ऐसा लगता था उसे बहुत सारे अनुभव हों, और लोग इसीलिए कहते कि उससे नहीं जाना चाहते थे कि भाई बुजुर्ग लोगों की क्या करना चाहिए, उसकी पूजा करे, उसके काम न ले। इसी तरह वो बस जो थी बहुत वयोवृद्ध थी, बुजुर्ग थी, तो एक तो उसे देख के ऐसा लगता था कि बड़े बुजुर्ग लोग काम करेंगे तो उन्हें परेशानी होगी, तो इस बस को भी परेशानी होगी, तो इसे काम न लिया जाए, यानी इस पर सवारी न की जाए, इसकी तो केवल पूजा की जाए। इसीलिए लोग उस बस से नहीं जाते थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो बस में जो था, एक मालिक भी जा रहा था, एक पार्टनर था, मतलब। तो उस बस में बैठने के बाद उनसे ही पूछा कि क्या यह चलती भी है? तो उन्होंने, हिस्सेदार ने कहा, चलती है भाई, चलेगी अभी। तो लेखक ने कहा उनसे कि हम देखना चाहते हैं कि कैसे चलती है।
कैसे चलेगी? तो जब उन्होंने कहा कि अभी चलती है, हाँ और कैसे चलेगी? तो गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। मतलब आश्चर्य हो रहा है, इतनी बुजुर्ग है, यानी कि जर्जर अवस्था है, वो भी अपने आप चल लेगी। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटी की तरह प्यार से गोद में ले कर चलेगी, बेटों की तरह ले चलेगी। तो भय की वजह से जो लेखक थे वो इधर उधर होने लगे। तो उनमें से, उन पांचों में से उनके एक मित्र जो थे, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा डरो मत, चलो, बस जो है अनुभवी है। जैसे कहीं भी जाओ तो एक्सपीरियंस लोग साथ होते हैं तो क्या होता है, वो काम आती हैं। और बुजुर्गों के जिस प्रकार से अनुभव काम आते हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर ने कहा ये बच्चा अनुभवी है, जो नई होती हैं उनसे ज़्यादा इस पर विश्वास है। क्यों? क्योंकि जैसे बड़े बुजुर्ग अधिक प्यार करते हैं, तो इसी तरह का ही उन्होंने व्यंग किया कि हमें बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब उन पांचों को, जो कुछ लोग छोड़ने में आए थे, सी ऑफ करने आए थे, वो कह रहे हैं उनके देखने का ढंग इस प्रकार था जैसे कि कोई अंतिम समय यानी मृत्यु के बाद लोग विदा करते हैं, तो इस तरह से वो लोग उनको देख रहे हैं, उनकी आंखें, और सांत्वना दे रहे हैं कि चलो, आना जाना तो संसार में लगा ही रहता है। लोग, यानी जिनका जन्म होता है, जिसका जन्म हुआ, वो उसकी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। और चाहे कोई हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, कोई हो, सबको आना, जो आया है संसार में जाएगा ही। और केवल ये है कि यहाँ जाने के लिए निमित्त चाहिए, यानी कोई कारण होना चाहिए। तो यानी हम लोगों के जाने का कारण ही बस बनेगी। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने देखा रेजे तो स्टार्ट हो गया इंजन, ऐसा जैसे बसी इंजन है, मगर उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ऐसा प्रतीत होता था कि जो पूरी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, यानी इतनी टूटी हुई थी कि उसके जो ग्लास थे विंडोज़ के, बहुत कम से रह गए थे। लेकिन जो बचे थे उन्हें हमें बचना था, क्योंकि टूटी हुई थी, खड़खड़ खड़खड़ कर रही, तो वो चोट लोगों पे लगेगी। हम फौरन खिड़की से दूर खसक गए। तो कांच के निकलने के डर से जो लेखक थे वो थोड़ा विंडो से हट गए दूर। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब इतनी तेज आवाज़ थी और उसका हिलना इतनी तेज था बस का, कि ऐसा लग रहा था कि जो इंजन है वो सीट के नीचे रखे हुए। फिर लेखक ने देखा कि बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। तो कहते हैं उसकी जो स्थिति थी बस का, जो कि खड़ 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 चलना, उछलना, आवाज़ करना, इन सब से क्या प्रतीत हो रहा था कि जैसे गांधी जी का असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि असहयोग आंदोलन क्या था कि कार को रोक देना, सविनय अवज्ञा क्या, शांति से बात को न मानना,
विनय पूर्वक अवज्ञा करना। इन सब आंदोलन का क्यों वर्णन किया कि जिस प्रकार से बस क्या थी, चल तो रही थी, लेकिन और जो उसके अंग थे वो आपस में सहयोग एक से नहीं कर रहे थे, बैलेंस नहीं थी। कभी आवाज़ करती, कभी उछलती, तो एक दूसरे से अगर बैलेंस हो तो शांति हो जाती है ना। इस तरह से उस बस का वर्णन किया लेखक ने कि ऐसा लगता कि, और सविनय अवज्ञा क्या है कि आज्ञा का पालन न करना, लेकिन विनय पूर्वक। तो वही उस बस के साथ हो रहा था कि वो जा रही थी, आज्ञा का पालन कैसे कर रही, चल तो रही थी, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ। कि ऐसा लगता कभी सीट बॉडी से कर रही है सहयोग, कभी लगता बॉडी सीट से कर रही है गाड़ी की, तो कभी यह प्रतीत होता कि आगे सीट चली जाएगी, कभी लगता बॉडी चली जाएगी सब बस की। तो इस तरह से कह रहे हैं वो। लेकिन वो जब 8-10 मील चली तो ऐसा प्रतीत हो रहा सारे भेद मिट गए। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। जैसे बस रुकी तो सबने देखा क्या हुआ क्या हुआ, तो पता चला जो टंकी थी बस की वो उसमें हो गया छेद। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब बस को चलने का क्या साधन, रात्रि का समय। ड्राइवर ने क्या किया, सारा पेट्रोल जो था बाल्टी में निकाल लिया और एक पाइप से इंजन में सप्लाई करने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बोले ऐसी स्थिति लग रही थी, इंजन ऐसा हो रहा था कि अब इंजन निकालना पड़ेगा। जैसे अभी पेट्रोल निकालना है तो अब इंजन निकालना पड़ेगा। इंजन जो है हिस्सेदार लेके निकाल के अपनी गोद में रख लेंगे और जो इसका पाइप है बाल्टी से लेकर उसमें डाल देंगे इंजन में। तो ऐसा उसकी तुलना की कि जैसे कोई बच्चे को उसकी माँ बोतल से दूध पिला रही हो, शीशी लगा देंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी थोड़ी सी जो उसकी स्पीड थी कि 1 घंटे में 15-20 किलोमीटर चला। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, प्रकृति के दस बहुत लुभावने थे। तो लेखक कहता है कि उसकी स्पीड भी 15-20 किलोमीटर रह गई थी। तो कह रहे थे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था अब बस पर कि ऐसा प्रतीत होता कि कभी इसका ब्रेक न टूट जाए, फेल हो गया रुक जाएगी, कि स्टीयरिंग ही ऐसा है खड़खड़ आवाज़ कर रहा है, कहीं स्टीयरिंग न टूट जाए। लेकिन कुल मिला के कह रहे जो बाहर जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो बहुत ही मनमोहक था। दोनों तरफ पेड़ हैं हरे भरे, उस पर पक्षी बैठे हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। ये प्राकृतिक सौंदर्य था, लेकिन फिर भी लेखक को सब लोग दुश्मन लग रहे थे। क्यों? जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी, वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। बोले सब चीज इतना सुंदर था प्राकृतिक दृश्य, फिर भी ऐसा लगता था कि सब दुश्मन है। क्योंकि अगर बस की स्थिति इतनी दयनीय थी, नाजुक थी, कि ऐसा लगता कि अब रुक जाएगी, अब टकरा जाएगी, पेड़ से टकरा गई तो फिर हमारे लिए मृत्यु है। झील पड़ी उसमें गिर गई तो हम डूब जाएंगे। फिर एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो कह रहे सोच ही रहे थे कि कहीं बस टकरा ना जाए, इतने में बस जो थी रुक गई। अब ड्राइवर बेचारे प्रयास करने लगे, तरह तरह की उपाय करने लगे
उसको चलाने के लिए। लेकिन बस जो थी उसने पूर्ण रूपेण क्या कर लिया, सबने अवज्ञा आंदोलन यानी अवज्ञा, अब वो किसी का कहना नहीं मान रही है, कुछ बोल नहीं रही है, मुंह से विनम्रता पूर्वक आज्ञा नहीं पालन कर रही है। बस कंपनी के हिस्सेदार बोले, जी बस तो अच्छी है, फर्स्ट क्लास है एकदम, लेकिन इत्तेफाक है, इत्तेफाक मतलब मौका, कभी कभी ऐसा अवसर ऐसा होता है। क्षीण चांदनी वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। बोले चांदनी जो थी हल्की हल्की थी, पेड़ों के नीचे से नीचे जो थी जो चंद्रमा का जो प्रकाश था वो बहुत हल्का हल्का जीना जीना आ रहा था करे, लेकिन और उस समय बस ऐसी प्रतीत हो रही थी, उसकी स्थिति जो थी कैसी थी, बहुत ही दयनीय लगता था, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गया, यानी इतनी दूर चल ली तो ऐसा लगता कोई बुजुर्ग जो है अब थक चुका है और बैठ गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। तो लेखक कहता हमें भी बड़ा अंदर से अपराध बोध हो रहा था कि इतनी बुजुर्ग है, यानी इतनी जर्जर है, और उस पर हम बताओ किसी पर अन्याय कर रहे थे बस पर, कि उस पर लद कर आ गए। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो ले कहते हैं अगर इस जंगल में, सुनसान बियावान जंगल में इसके प्राण निकल गए तो फिर अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार यहीं करना पड़ेगा इसका। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बोले फिर जो हिस्सेदार थे, अभी तो ड्राइवर सारी विधि कर रहा था, तरकीब निकाला था, हिस्सेदार उतरे, उन्होंने भी कुछ खोला इंजन में और उसमें ठीक ठाक किया, बस आगे बस फिर चल दी। उसकी चाल और कम हो गई, लेकिन जो उसकी स्पीड थी जो 15-20 किलोमीटर पर घंटा चल रही थी वो उससे भी कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो लेखक कहते हैं व्यंग्य करते कि वह कैसी थी, जैसे वृद्ध यानी बुजुर्गों की प्रकाश यानी आँखों की दृष्टि जब कमज़ोर हो जाती है तो धीरे धीरे चलते हैं ना देख के, तो कह रहे इसी तरह वो बस जो थी अब उस चांदनी रात में रास्ता टटोल टटोल कर यानी दृष्टिहीन होकर रेंग रही है धीरे धीरे। और अगर कोई आगे पीछे से गाड़ी और स्पीड उसकी इतनी कम है तो नेचुरली पीछे वाली गाड़ियाँ आगे निकल जाएंगी। तो कह रहे वो अगर जाती तो ऐसा प्रतीत होता कि उसका जो अनुभव है, उसके जो वाक्य हैं वो कैसे होंगे, निकल जाओ बेटी, कि दूसरी बसों से कहती कि भाई तुम चले जाओ, गाड़ियाँ जो भी निकल रही होती कि मेरी तो अब भाई उम्र ही नहीं है। जैसे बुजुर्ग धीमे चलेंगे तो युवक हैं, युवतियाँ वो आगे निकलेंगी, जल्दी उनकी स्पीड होगी, तो यही सोचेंगे कि भाई जाओ, हम तो बुढ़े हैं, हम नहीं चल पाएंगे इतनी जल्दी। इतने में पुलिया पर के ऊपर पहुँचे थी कि एक टायर फिस करके बैठ गया। बोले कि इतना सोच विचार में ही बस चल रही थी कि पुलिया के ऊपर पहुँचे तो और एक उसका जो टायर था वो क्या हो गया, फिस हो गया, पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, रुक गई बस। अगर स्पीड में होती तो चलकर नाले में गिर जाती। बोले अगर कहीं स्पीड हो रही होती तो फिर बस गिर ही जाती जिस पुलिया पे, उसी के नीचे नाले में। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। तो लेखक कहते हैं कि अब दया आ रही थी बस के हिस्सेदार पर, कि मतलब वो सारी स्थिति बस की जानते हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, उसी से सफ़र कर रहे हैं, समझते हुए भी जानते हुए भी। तो कह रहे हमें उन पर भी श्रद्धा हुआ कि कितने मतलब पूजनीय हैं, कि सारे यात्रियों की सोच के कारण वो भी उनके साथ ही जा रहे हैं कि तुम सबको तरह हम इसके मालिक हैं तो हमें भी
इसके साथ होना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि उनको जो उसको हिस्सेदार को ऐसा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपनी जान हथेली पर रख कर जा रहे हैं, यानी मृत्यु के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो वो क्या करने जा रहे हैं, उत्सर्ग की, यानी उनके त्याग की, बलिदान की ऐसी जो भावना थी वो बहुत ही मुश्किल मिलती है कि जानबूझकर दूसरों के साथ अपना प्राण देने के लिए तत्पर हो गए। वो सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है इतना बड़ा बलिदान करने जा रहा है ये आदमी, तो इस बस के साथ क्यों, हम लोगों के साथ क्यों, इसे तो किसी क्या होना चाहिए था, जब देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी जब आंदोलन हो उसमें इसको नेता बन जाना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो कहते हैं उस हिस्सेदार के लिए कि अगर बस गिर गई होती नाली में तो सब की अंत्येष्टि हो रही होती। तो उन्हें, और वहाँ जो भगवान हैं, देवता लोग हैं, वो बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे होते, बहुत मिलने को लालायित होते, बाहें पसारे स्वागत कर रहे होते। तो कहते कि ये आदमी, और इसके साथ ही कहते कि ये जो हिस्सेदार के लिए बात करें, बहुत महान व्यक्ति है जिसने अपने प्राण निकाल दिए, यानी मर गया, लेकिन टायर नहीं बदला, यानी किसकी बस की इतनी सेफ्टी करी कि उसकी टायर नहीं बदला। इतना त्याग बलिदानी आदमी है, महान व्यक्ति है बहुत। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। बोले वो टायर बदल दिया, दूसरा निकाल दिया, घिसा था वही, दूसरा भी पुरानी बस थी। तो बोले लेकिन बस फिर चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो लेखक कहते हैं कि अब इतना समय हो गया था, इतनी परिस्थितियां थी, मतलब बदलाव हो रहे थे, तो ले अब हमने निराश हो गए कि अब ये समय से हमें नहीं पहुंचाएगी पन्ना। और समय से पहुंचाना क्या, लेखक कहता है कि हमने तो कभी न पहुंचने की उम्मीद कर कि अब हम पन्ना पहुंचेंगे ही नहीं। पन्ना क्या, लेखक कहता है कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी हमने, जाने का कि पहुंचने की, अपने गंतव्य को आशा ही छोड़ दी कि अब हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। बोले कहीं भी नहीं जो पहुंच पाएंगे। लगता था जिंदगी बस इसी बस में गुजारनी है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब इसमें ही बैठे रहना, कहीं एक कदम भी मतलब हम नहीं चल सकते, पहुंचेंगे आगे, चलेगी ये, अब तो इसी बस में हमेशा के लिए रहना है, और इससे तो केवल क्या करना है, लोक को प्रयाण कर जाना है। बोले इस संसार से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इसमें बैठे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, बस का कोई भी गंतव्य नहीं है, मंजिल नहीं है। बस हमारी, अब लेखक कहते हैं कि जो हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। तो अब एक जब कुछ न मिलना होता, बिल्कुल एकदम से अपने को असहाय छोड़ दिया, और अब सब आशाएं खत्म। अब कोई इंतज़ार नहीं, कोई जल्दी पहुंचने की कोई टेंशन नहीं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बोले बिल्कुल हम तनाव मुक्त हो गए, और अब कोई इंतज़ार नहीं, कोई जल्दी नहीं घर पहुंचने, बिल्कुल हम तो इत्मीनान से इसमें बैठ गए। चिंताएं सारी समाप्त हो गई, और लेखक कहते हैं हंसी मजाक चालू हो गया। कल अब उसमें बैठ के, अब तो ये तो अब तो समय पर पहुंचना ही नहीं है, अब जो होगा तो होना है वो हो गई, इसे तो आराम से क्या है, सब चिंताएं खत्म, अब मौज से चलो, हंसी मजाक करो। तो लेखक आराम से बैठ के उसमें बस में हंसी मजाक करने लगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पाठ तो बहुत रुचिकर था, मज़ा आ गया। चलिए अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग उठी? क्योंकि वो सबके साथ, अभी मैंने बताया कि हिस्सेदार भी
बस ऐसी थी जर्जर कि कभी भी गिर पड़ती, कि पुलिया से कि टकरा जाती और जो भी बैठे थे सभी लोगों की मृत्यु हो जाती। लेकिन हिस्सेदार सब कुछ जानता था, इतने समय से उसकी बस थी, उसे तो अपनी बस के विषय में सब कुछ मालूम था कि कैसा इंजन, कैसे टायर। तो बोले लेकिन फिर भी सबके साथ जा रहा था, तो इसलिए उस पर श्रद्धा हो रही थी कि जानबूझ के अपने सबके साथ अपने प्राणों की आहुति देना जा रहा था वो। तो सबका ख्याल रखने वाला था वो, इसलिए उनको अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा था बस के साथ। इसलिए लेखक को हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव में लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लेखक कह रहे हैं, प्रश्न है कि लोगों ने ये सलाह क्यों दी। तो जैसा कि ऊपर बताया था कि बस डाके ने, यानी इसलिए दी कि उस बस की अवस्था इतनी जर्जर थी कि वो कहीं भी कभी भी टकरा सकती है और जाने वालों की मृत्यु हो सकती है। इसलिए लोगों ने यह सलाह दी थी कि ये स्वयं ही डाके ने, यानी सबको समाप्त करने वाली है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सेकंड, थर्ड है ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ने ऐसा क्यों लगा, क्योंकि इंजन आवाज़ करता है तो, और हिलता बहुत ज़्यादा क्योंकि सारा लोड इंजन पे होता है, और उसकी अवस्था ऐसी होती थी कि अत्यधिक, यानी सीमा से परे पूरी बस ही हिल रही थी। पूरी बस से आवाज़ें खड़ 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 टूटी फूटी थी ना। तो ऐसा इसलिए लेखक को ऐसा लग रहा था कि वे इंजन के अंदर बैठे हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। जो हिस्सेदार ने कहा नहीं ये चलती है बस, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी जर्जर अवस्था में कांच टूट रहे हैं, खड़ है, ढेरों जगह डेंटिंग पेंटिंग हो रही है और ये चलती है। इसलिए लेखक को आश्चर्य हुआ। फिफ्थ है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन इसलिए समझ रहा था कि दुश्मन क्या करता है, मनुष्य को मारता है और अंत कर देता है इसका। इसी तरह से बस पेड़ से टकरा जाएंगी तो पेड़ क्या करेगा, सबको मार देगा। बस थोड़ी मारेगी, पेड़ मारेगा। पेड़ से टक्कर दुश्मनी है कि पेड़ ना रास्ते में हो तो न टकराए न मर। इसलिए लेखक को जो वृक्ष हैं रास्ते में वो सारे अपने शत्रु लग रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य तथा कब हुआ था। ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था स्वतंत्रता से पहले, और अपनी बात मनवाने के लिए, और विशिष्ट था लगान के लिए। तो वहाँ वो सविनय अवज्ञा है, और इसको नेट से और सर्च कर लेना और लिखिएगा। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया, वो मैंने अभी आपको पढ़ाते हुए बताया था कि विनम्रता पूर्वक आज्ञा पालन न करना। ये अब है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो आप भी कहीं कभी गए हैं तो उसमें अच्छे बुरे रुचिकर जो भी आपके विचार हैं उनको लिखिएगा। तो आप ये 5 और 3 8 क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। धन्यवाद। अब कल आप हमको काम दिखाइएगा। ओके।